मेरे प्रिय छात्रों, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास 9th हिंदी में कल हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और समझा था। हमने आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय है उसकी PDF हमने आपको सेंड कर दी है। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा और मैं आशा करता हूं कि हमारी उस वीडियो से आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी। ठीक है, आज हम देखेंगे दो बैलों की कथा का जो सारांश है, संक्षिप्त में जो सारांश है वो हम आपको बताएंगे और इसके बारे में इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपको इसका अर्थ लिखने के लिए आता है, गद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आता है, तो आप उसको सीधे एवं सरल शब्दों में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके सारांश के बारे में। ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए देखिए। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वह बहुत ही संवेदनशील साहित्यकार हैं। इस जगत के हर एक प्राणी, हर एक पशु पक्षी, हर एक पेड़ पौधों के साथ मुंशी प्रेमचंद जी की जो संवेदना है बहुत ही चरितार्थ है। ठीक है, और अपने इसी संवेदना को उन्होंने अपने साहित्य में उतारा है, अवतरित किया है। समझ गए बात को? इसी संवेदना से ओत-प्रोत होकर के यह जो आपकी दो बैलों की कथा, यह जो कहानी है, इस कहानी को किसान और बैलों के साथ क्या किया है, इस अपनी संवेदना को साझा करते हुए इस साहित्य में, इस कहानी के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में अवतरित किया गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि पशुओं में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला जो गधा है, वास्तव में वह क्या है, बहुत ही सीधा और बहुत ही सहनशील प्राणी है। गाय को आप देख लीजिए, सींगे मारती हैं, कुत्ते को देख लीजिए, भौंकता है, काटने के लिए दौड़ता है। लेकिन जो गधा है, मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जो गधा है उसको आप कितना भी मारो, कितना भी पीटो और कैसा भी भोजन दे दो, रूखा सूखा कैसा भी भोजन दे दो, लेकिन वह कभी भी उदास नहीं होता। समझना इस बात को। तो मुंशी प्रेमचंद जी गधे की इसी गुणों के कारण गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। समझ गए बात को? मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जो गधा है वह तो ऋषि मुनियों के समान है। गधे को बुद्धिहीन कहना, बेवकूफ कहना, वास्तव में सद्गुणों का अनादर करना है, सद्गुणों का अपमान करना है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी आगे लिखते हैं कि अब जो बैल है वो क्या है, गधे का छोटा भाई है। कैसे छोटा भाई है? देख लीजिए, गधे का छोटा भाई है, उसको अगर मारा जाए, पीटा जाए तो वो गधे के समान तो नहीं होता। वह क्या करता है, रोष प्रकट करता है ना, गुस्सा आती है उसको, वो सींगे मारता है, मारने के लिए दौड़ता है। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी संवेदना से ओत-प्रोत होकर के इस दो बैलों की कथा को आपके कुछ पाठ्य पुस्तक में अवतरित किया है। मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि झूरी काछी एक किसान था। उस किसान के दो बैल थे, खीरा और मोती। दोनों बैल मूक होने, जब आपको पता है कि पशु हैं वो बोल नहीं पाते हैं, हम लोगों की तरह बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो उनको मूक शब्द से इन्होंने क्या किया, संबोधित किया है। तो कहते हैं कि जो दो बैल हैं, झूरी काछी के हीरा और मोती, ये मूक होने के बावजूद भी इन दोनों में बहुत ही भाईचारा है, आपस में बहुत भाईचारा है और दोनों में बहुत ही आत्मीय संबंध है ना। एक बार क्या होता है कि एक दिन झूरा काछी इन दो बैलों को अपने ससुराल भेज देता है। अब ससुराल पहुंचने के बाद जो ये दोनों बैल थे, ये वहाँ से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो एक सोई हुई रात ये क्या करते हैं, दोनों बैल पगहा तोड़कर वापस अपने घर झूरा काछी के यहाँ पहुँच जाते हैं। पगाहे का मतलब समझते हो ना, पगहा वो रस्सी होती है जिससे बैलों को बांधा जाता है। ठीक है, तो तोड़ करके वापस झूरा काछी के घर पहुँच जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है कि जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तो गाँव के लोग देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं, परंतु जो झूरा काछी की जो पत्नी थी वह बैलों को देखकर जल उठती है। जल उठती का मतलब ये नहीं कि वो आग में जलने लगती, मतलब उसको जलन होने लगती है, बैलों से ईर्ष्या होने लगती है। बैलों को रस्सी में बांध दिया जाता है और उनका दाना पानी बंद कर दिया जाता है। ठीक है,
फिर क्या होता है, दूसरे दिन झूरा काशी का जो साला था, साले का नाम गया था, वह आता है और उन दोनों बैलों को गाड़ी में बांध करके और वापस अपने घर ले जाता है। और अपने घर ले जाने के बाद उन्हें अच्छे मोटे मोटे पगहों में बांध दिया जाता है और उनके सामने क्या कर दिया जाता है, सूखा भूसा डाल दिया जाता है। मानो ऐसा लग रहा हो कि उन्हें पिछली रात पगहा तोड़कर भागने का दंड मिल रहा हो, सजा मिल रही हो। इस सजा को पा करके दोनों बैल जो हीरा मोती होते हैं बहुत ही अपमानित होते हैं, है ना, वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाते हैं। अब दोनों बैलों ने निश्चय कर लिया कि अगले दिन जब उन्हें हल जोतने के लिए खेत में ले जाया जाता है तो दोनों बैलों ने निश्चय कर लिया कि इस अपमान का हम बदला लेंगे और जब हल जोतने के लिए ले जाया जाएगा तो मैं एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है। अगले दिन वो जब हल जोतने के लिए उन्हें ले जाया जाता है तो खेत में वो एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। जब ऐसा होता है तो जो गया के द्वारा उन्हें बहुत मारा जाता है, बहुत पीटा जाता है, तो जब मारने पीटने पर क्या होता है, जो मोती बैल था उसको अचानक गुस्सा आ जाती है और गुस्सा आती है तो रस्सी और हल दोनों तोड़ डालता है और दोनों बैल तोड़ करके भागने लगते हैं। तो गया जो होता है तो आसपास के किसानों के द्वारा क्या किया जाता है, उन बैलों को भागने से बचा लिया जाता है और उनको पकड़ करके वापस घर में लाया जाता है और मोटे पगहे में बांध दिया जाता है। फिर से उनको क्या कर दिया जाता है, सूखा भोजन उनके सामने डाल दिया जाता है। और क्या होता है, उस घर में एक छोटी सी लड़की होती है, तो वो लड़की क्या करती है, कभी कभार आती है, 2-3 रोटियां दोनों बैलों को खिला देती है, तो दोनों बैलों को थोड़ा आत्म सांत्वना मिल जाती है कि चलो भाई इस घर में कोई तो है जो हमें हमारी देख रेख करता है। ठीक है, अब क्या होता है, बैलों को वहाँ पर बहुत अपमानित होना पड़ता है, रूखा सूखा भोजन दे दिया जाता है। इससे वो क्या करते हैं, एक दिन भागने की योजना बनाते हैं। परंतु वो भागे कैसे, उन्हें तो अच्छे अच्छे मोटे मोटे पगहों में बांध के रखा होता है। अगर वो पगहे को मुँह से काटते भी हैं तो पगहा जो है उनके मुँह में आता ही नहीं है, तो कैसे काट पाएँ। तो एक दिन क्या होता है, वो जो छोटी सी लड़की थी उस घर में, वो आती है, उसको दया आती है बैलों के ऊपर, वो आती है और बैलों को क्या कर देती है, ढील देती है, मतलब उस रस्सी से छोड़ देती है। तो बैल क्या होते हैं, भाग जाते हैं। जब बैल कुछ दूर तक भाग जाते हैं तो जो छोटी सी बच्ची थी वो चिल्लाती है घर वालों को कि देखो फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, देखो फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, क्योंकि वो जो बैल थे उस बच्ची के फूफा के घर से आए थे। ठीक है, तो बोलती है कि देखो फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक कि गाँव वाले लोग उनको देखते और उनको पकड़ने का प्रयास करते, वो जो दोनों बैल थे बहुत दूर तक भाग चुके थे। ठीक है, अब अचानक वो दोनों बैल क्या थे, रास्ता भटक जाते हैं और उनको भूख भी बहुत लगती है। तो क्या करते हैं, एक खेत में क्या बोया गया था, मटर बोया गया था, बहुत अच्छी हरी भरी खेती थी। तो क्या करते हैं, जाकर के एकदम निर्भय होकर के स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, उस खेती को चरने लगते हैं, अपनी भूख मिटाने लगते हैं। तो देखिए, जैसे ही वो अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त वह किसान आ जाता है जिसका वह खेत था। तो वह किसान क्या करता है, 2-3 किसानों के साथ मिल करके उन दोनों बैलों को क्या करते हैं, खदेड़ते हैं और ले जाकर के वापस कानी हौज में बंद कर देते हैं। कानी हौज तो पता होगा ना, कानी हौज में क्या होता है, जो आवारा पशु होते हैं, है ना, जिनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, उनको वापस जो खेती चलते रहते हैं, उनको आप तो गांव के लोग हो, आप आराम से आप लोग समझते होंगे, उन्हें ले जाकर कानी हौज में उनको एक बाड़े में बंद कर दिया जाता है, इसको हम कानी हौज बोलते हैं। ठीक है, तो जो कानी हौज थी, कानी हौज में उन 2 बैलों के अलावा गायें थी, भेड़ें थी, है ना, भैंसें थी, ठीक है, गधे थे, बकरियां थी, बहुत सारे जानवर क्या थे, बंद थे। और इन दोनों को ले जाकर के अच्छे मोटे पगहों में बांध दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ दिनों तक बंधे रहने के बाद वहाँ पर खाने के लिए कोई सामग्री तो थी ही नहीं, इन दोनों को लगती है भूख। अब जब इन दोनों को भूख लगती है, दोनों क्या करते हैं, अपने सींगों से मार मार करके उसकी जो दीवार थी, कानी हौज की जो दीवार थी, उसको क्या कर देती है, गिरा देते हैं। ठीक है, और जैसे ही दीवार गिरती है तो बैलों को छोड़ करके बाकी जो पशु थे वो सभी पशु क्या होते हैं, रात में भाग जाते हैं। और हीरा जो था, क्योंकि जो मोती था
क्योंकि जो हीरा था, हीरे को एक मोटे पगहे में बांध दिया जाता है, जो मोती था तो उस पगहे को छुड़ाने लगता, पगहे को काटने लगता ताकि हम हीरे को भी छुड़ा लें। तो उस हीरे को मोटे पगहे से छुड़ाते छुड़ाते क्या हो जाती है, सुबह हो जाती है। और सुबह होते ही सभी गांव के लोग आते हैं और देखते हैं, अरे सभी पशु तो भाग गए हैं और इन दोनों ने दीवार गिराई है, तो इनकी खूब मरम्मत होती है। ठीक है। और अगले ही दिन क्या होता है कि उस कहानी हाउस का जो मालिक था इन दोनों पशुओं को क्या कर देता है, दोनों बैलों की नीलामी कर देता है। और नीलामी में क्या होता है, एक कसाई होता है और दोनों बैलों को वो कसाई क्या करता है, खरीद लेता है। ठीक है। अब जब ये दोनों बैलों को खरीद करके ले जा रहा होता है, तो जिस रास्ते से कसाई इन दो बैलों को ले जा रहा होता है, वो जो रास्ता था इन दोनों बैलों की पहचान का निकला, क्योंकि वो जो उस रास्ते से, वो जो इनके गांव के रास्ते से लेके जा रहा होता है। ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों जो बैल होते हैं कसाई से रस्सी से छुड़ा करके और भाग करके अपने घर में खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही गांव के लोग इन दोनों बैलों को देखते हैं अत्यंत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब जब ये जो कसाई लोग हैं उनको ले जाने की जिद करते हैं, तो जो मोती है उन दोनों कसाईयों को मार करके वहाँ से दूर खदेड़ देता है, गाँव के बाहर भगा देता है। इस तरह से इन दोनों बैलों को देख करके अब जो है किसान जो झूरी काछी थी उनकी पत्नी भी देख करके बहुत ही प्रसन्न होती है और दोनों बैलों को गले से लगा लेती है। तो ये जो मार्मिक कहानी है, मर्मस्पर्शी ये जो कहानी है, एक किसान, उसकी पत्नी और ये दो बैलों की जो कहानी है, यही ये दो बैलों की संपूर्ण कहानी थी, कथा थी। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को हमारे द्वारा जो सुनाई गई कहानी है आप लोगों को कंठस्थ हो गई होगी, है ना, आपको याद हो गई होगी, आपको दिमाग में ये जो कहानी है बैठ गई होगी। समझिए बात को। अब हम आते हैं किसमें, इसकी गद्यांश अगर मान लो आपके पेपर में आता है तो उसका जो भावार्थ लिखने के लिए आता है, जो अर्थ लिखने के लिए आता है, हम उसमें आते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि पेपर में गद्यांश का 5 नंबर का अर्थ लिखने के लिए आपको आता है। अब चूँकि ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कोई ना कोई पैराग्राफ आपको यहाँ से आपको लिखने के लिए, अर्थ लिखने के लिए दे दिया जाए। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान से सुनना है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है वह किस पाठ का है। इसके लिए आपको पाठ को ध्यान से 1-2 बार पढ़ना होगा। आप लोग प्रश्न उत्तर तो याद ही कीजिए और साथ में क्या कीजिए, हर एक पाठ को भी पढ़िए। जब आप पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको प्रश्न उत्तर याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और हम ऐसे ही आपको कहानी की तरह हर एक पाठ को पढ़ करके आपको सुनाएंगे, ताकि आपको वो कहानी की तरह वो पाठ कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए और आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमने आपको क्या बोला कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है। जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आप समझोगे, तो इस कहानी से कोई भी पैराग्राफ अगर आपके पेपर में आता है तो आप उस पैराग्राफ को आसानी से पहचान लोगे कि यह जो पैराग्राफ है वह कहाँ की है, इस पाठ की है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस भावार्थ में। मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ आपके पेपर में आता है और आपको पता चल जाता है यह पैराग्राफ 2 बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस पाठ की ये पैराग्राफ। अब आपको इसका अर्थ लिखना है। तो देखिए, अर्थ लिखने के कुछ भाग होते हैं। जब आप अर्थ लिखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे संदर्भ। क्या लिखोगे? संदर्भ। दूसरा लिखोगे प्रसंग। क्या लिखोगे? दूसरा प्रसंग। और तीसरा क्या लिखोगे? अर्थ, है ना। तीसरा क्या लिखोगे? अर्थ। और चौथा भी आपको लिखना है। चौथे में आपको लिखना है विशेष। क्या लिखना है चौथे में? चौथे में आपको विशेष भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप बड़ी कक्षाओं में पहुंच गए हो तो विशेष भी लिखना। हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहला हम देखते हैं क्या? संदर्भ। देखिए, संदर्भ में आपको उस पाठ का नाम लिखना है जिस पाठ से वह पैराग्राफ लिया गया है, वह गद्यांश लिया गया है। और संदर्भ में ही आपको उस गद्यांश के लेखक के नाम भी आपको लिखना है। तो अगर मान लीजिए इस पाठ का कोई पैराग्राफ आपको लिखने के लिए, अर्थ लिखने के लिए आता है, तो आप कैसे लिखोगे संदर्भ में? प्रस्तुत गद्यांश। अब देखो, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। अगर आपको कविता लिखने के लिए आती है तो आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश। अगर आपको गद्य लिखने के लिए आता है तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्य।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से दो बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आपको थोड़ा सा फॉर्मल होकर के लिखना है, ठीक है, समझ गए बात को। प्रस्तुत आपको अपनी शब्दावली को उचित तरीके से यूज करना है, ठीक है, ताकि आप लगे कि हाँ आप 9th के स्टूडेंट हो, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। कैसे लिखोगे? प्रस्तुत, हम संदर्भ बता रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के दो बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आप नहीं मुंशी प्रेमचंद है, नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। ये हो गया संदर्भ। तो संदर्भ में आपको सेम यही शैली अपनानी है। दूसरे पाठ से लिया गया है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से उस पाठ का नाम लिख दोगे और से लिया गया है और इसके लेखक उस लेखक का नाम लिख दोगे। संदर्भ, आई होप आपको संदर्भ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं प्रसंग के बारे में। अब देखिए प्रसंग आप कैसे लिखोगे? प्रसंग में वह चीज लिखी जाती है जिसके बारे में प्रस्तुत पैराग्राफ में बात की जा रही हो। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और उस पैराग्राफ में, जैसे पहला जो हमने पैराग्राफ आपको सारांश में बताया था, गधे के बारे में बताया था कि गधा एक ऐसा पशु है, उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की गई। अगर मान लो वो पैराग्राफ आपको लिखने के लिए आ जाता है तो उस पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? प्रसंग में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप पैराग्राफ को क्या करोगे? रीड करोगे, ध्यान से पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आपको जो भी समझ में आए कि इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की जा रही है ना, उसके बारे में आप प्रसंग में लिख दोगे। तो हमने आपको जिस पैराग्राफ का उदाहरण दिया तो आप लिखोगे प्रसंग में कि प्रस्तुत गद्यांश में मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे की तुलना ऋषि मुनियों के सद्गुणों से की है। यही तो हमने आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं गधा ऐसा प्राणी है, बहुत ही सीधा है, सहनशील है और इसी गुणों के कारण उसकी तुलना किससे की गई है? ऋषि मुनियों से की गई है। उस पैराग्राफ में यही तो था, तो हमने लिख दिया कि प्रसंग में हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे के गुणों की तुलना ऋषि मुनियों से की है। तो प्रसंग में आया, प्रसंग में समझ में आपको क्या लिखना है? जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाए अर्थ लिखने के लिए, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़ करके आपको उसका सारांश निकालना है, समझना है कि इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। वही आपको क्या लिख देना है? एक लाइन में उसी को आपको प्रसंग में लिख देना है। समझ गए बात को? अच्छा, अब आपको संदर्भ समझ में आ गया, प्रसंग समझ में आ गया। अब आपको लिखना है अर्थ। अर्थ लिखना बहुत ही कठिन बात बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सरल, मैं तो कहता हूँ बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? अब देखिए अर्थ आपको कैसे लिखना है। अर्थ हमें बताने वाली चीज़ नहीं, खासकर गद्यांश की। गद्यांश का जो आपको अर्थ लिखने के लिए आता है वो बताने वाली बात नहीं है। देखिए आपको क्या करना है। अर्थ में सबसे पहले आपको दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ करके 1-2 बार आप पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको ध्यान से आप समझिए। जब आप उसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और जब आप समझेंगे तो आप उस पैराग्राफ को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। समझना इस बात को। आप उस पैराग्राफ को पढ़िए और उस पैराग्राफ को पढ़ करके उसको अपने शब्दों में, अब किताबी भाषा आपको नहीं लिखनी है, उस किताब में लिखे गए जो पैराग्राफ है उसको आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आप उसको अपने शब्दों में लिख देंगे वही तो अर्थ है, वही उस पैराग्राफ का अर्थ है। लेकिन आपको थोड़ा फॉर्मल तरीके से लिखना है। जब आप अर्थ लिखोगे तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो गद्यांश लिखा गया है तो आप भावार्थ में क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश में मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं। अब क्या कहते हैं उसको आप पढ़ोगे। अब आपको आसानी से आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा किस गद्यांश में किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये आप यहाँ लिख दोगे। जैसे हम उदाहरण के लिए जब हमने उदाहरण दिया था आपको, बताता हूँ मैं आपको। प्रस्तुत गद्यांश में मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो जितने इस जगत में जितने, अब आप अपने शब्दों में लिखना, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों में गधा को सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। लेकिन जो गधा है वह वास्तव में बहुत ही सहनशील होता है ना। उसकी तुलना मुंशी प्रेमचंद जी ऋषि मुनियों के सद्गुणों से करते हैं।
आगे मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि भाई गधा तो ऋषि मुनियों के सद्गुणों से युक्त है, अगर हम इसे बुद्धिहीन समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ की संज्ञा देते हैं, तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? सद्गुणों का अनादर कर रहे हैं, सद्गुणों का अपमान कर रहे हैं। इस तरह से आपको अपने शब्दों में लिख देना है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से अर्थ लिखना है। समझ गए बात को? अब आप लोग क्या कीजिए, गद्यांश के कोई भी पैराग्राफ ले लीजिए और उसको पढ़िए। ठीक है, आगे क्या होता है? आगे मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो दूसरे प्राणी हैं, जैसे कुत्ता है, बैल है, गायें हैं, ये अपना आक्रोश प्रकट करती हैं। इनको अगर मारा जाए, पीटा जाए तो हमें भी मारने के लिए दौड़ती हैं। लेकिन गधा जो होता है वो तो सुख दुख लाभ हानि सबसे परे होता है। उसका तो उसे तो किसी का ज्ञान ही नहीं है। वास्तव में ऐसे क्या कौन होते हैं? ऋषि मुनि होते हैं। उनको ना तो लाभ हानि से कोई मतलब है, ना तो सुख दुख से कोई मतलब है। ऋषि मुनि भी ऐसे ही होते हैं जिस प्रकार से गधा है। ये हो गया आपका अर्थ। समझ गए बात को? अब आपको आई होप ठीक इसी तरह से सबसे पहले आपको पैराग्राफ को ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ना है और उसी पैराग्राफ को आपको समझना है और समझ के उस पैराग्राफ को अपने शब्दों में लिख देना है। वही आपका क्या कहलाएगा? अर्थ कहलाएगा। ठीक, अब देखिए विशेष। भाई विशेष क्या है? विशेष उस पैराग्राफ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होगी जो आपको समझ में आई होगी। जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उसमें कुछ 1-2 लाइन, 1-2 टॉपिक, आपको कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो कुछ विशेष तरीके से, जो कुछ इंपॉर्टेंट होगी। उन्हीं दोनों चीज़ों के इंपॉर्टेंट, उन्हीं 1-2 लाइन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको विशेष में लिख देना है, वही आपका विशेष होगा। जैसे ही जो पैराग्राफ हमने लिखा, इस पैराग्राफ में विशेष क्या है? विशेष में पहली लाइन आप लिखोगे, मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे की तुलना ऋषि मुनियों के सद्गुणों से की है। ठीक है, आप उनकी भाषा को लिख दीजिए, आप उनकी शैली को लिख दीजिए। लिख दीजिए अगली लाइन कि इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही संवेदनशील शैली का प्रयोग किया है। भाई जो संवेदना से प्रयुक्त है। ठीक है, समझ गए बात को? तो इन सब चीज़ों को आपको कोई 2 पॉइंट उठाने हैं, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पॉइंट आपको उठाने हैं जो उस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं को आपको विशेष में लिख देना है। विशेष मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपको इस कहानी को पढ़कर, सुनकर और हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को समझकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। ठीक, हम इसी तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस आपको हम डेली लेकर के आएंगे। आप हमारी वीडियोस को देखिए, सुनिए, समझिए और घर में बैठ कर के पढ़िए, स्वस्थ रहिए। हमारी ईश्वर से यही कामना है आपके लिए। ठीक है, लेकिन हाँ, आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।